वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो स्टार्ट करते हैं। अब साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जहां पर एक टाइम पहले एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम होता था, जिसे अपार्थेड बोलते थे। अपार्थेड क्या होता था? इसमें जो लोग हैं उन्हें के कलर के बेसिस पे ट्रीट किया जाता था। जो ब्लैक पीपल थे उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। जो वाइट थे उनके पास ही सारी पावर थी, और जो ब्लैक्स या कलर्ड पीपल थे उनके पास कोई भी राइट नहीं था। तो उन्हें ना वोट करने का राइट था, और ना ही वाइट एरियाज में रहने का राइट था, और ना ही वो पब्लिक प्लेसेस को सेम तरीके से यूज कर सकते थे जैसे बाकी वाइट पीपल यूज करते थे। तो जो नेल्सन मंडेला एक ब्रेव लीडर थे, उन्होंने इस अनफेयर सिस्टम के अगेंस्ट बहुत देर तक लड़ाई की थी। और 1964 में जब उन्हें जेल भेजा गया वाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए, तो उन्होंने 27 ईयर्स अपनी लाइफ के प्रिजन में बिताए। अब 1950 के दौरान जितने भी लोग थे सभी रेसेस के, उन सब ने अपार्थेड के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने इस मूवमेंट में उन सब लोगों का साथ दिया। और बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी ये साउथ अफ्रीका के इस अपार्थेड सिस्टम को खत्म करने के लिए बोला था। अब फाइनली जो सिस्टम था वो खत्म हो गया था, और मंडेला को जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिलीज कर दिया था, और सभी लोगों को वोट करने का अधिकार मिल गया था। 1994 में मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। उन्होंने सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट की कि सभी लोग वाइट पीपल या ब्लैक पीपल, अगर किसी को भी किसी के लिए भी मन मुटाव है तो हर एक इंसान एक दूसरे इंसान को माफ कर दे, और साथ में मिलकर पीस के लिए हम काम करें कि हमारे देश में शांति बनी रहे। तो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें सभी के लिए इक्वल राइट्स होंगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अब तक का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। साउथ अफ्रीका ने ये शो किया कि यूनिटी के साथ हम जो डिवाइडेड नेशन है उसे भी वापस से एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बना सकते हैं। तो जो साउथ अफ्रीका की एग्जांपल है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। अब इतने साल अपार्थेड सिस्टम सहने के बाद भी जो ब्लैक एंड व्हाइट साउथ अफ्रीकन थे वो साथ में रह रहे थे और उनके पास इक्वल राइट्स थे। अब वो चाहे एक दूसरे पर फुली ट्रस्ट नहीं करते थे। जो ब्लैक मेजोरिटी के लोग थे उन्हें जस्टिस चाहिए था, राइट्स चाहिए थी, और अच्छे तरह से रहने की सहूलतें चाहिए थी। बट जो वाइट मिनॉरिटी थी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना था। तो जो दोनों साइड के लोग थे उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया कि अब हर किसी को इक्वल राइट होगा, कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं। ये जो एग्रीमेंट है ये बना रहे उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें रूल्स लिखे गए कि सभी को वो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये रूल्स में लिखा था कि कैसे जो लीडर्स हैं उन्हें कैसे चुनना है, और कैसे उनको पावर देनी है, और कौन कौन सी राइट्स हैं जो लोग यूज कर, मतलब लोगों के पास कौन कौन सी राइट्स होंगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री का एक सुप्रीम लॉ बन गया था कि कोई भी गवर्नमेंट उसे इजीली चेंज नहीं कर सकती। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है, सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं, हर कंट्री के लिए। चाहे क्लब्स हो, यूनियंस हो, पार्टीज हो, जो लोग हैं उन्होंने हर चीज के वो को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए रूल बुक्स बनाई होती हैं, जिसमें कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट जो है वो किसी को ना मिले। इन शॉर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे लोगों में ट्रस्ट आता है, और गवर्नमेंट को एक गाइडेंस मिलती है कि उन्हें कैसे जो गवर्नमेंट है वो चलानी है, कैसे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और कैसे नेशन की हेल्प करनी है। जबकि जो सभी कंट्रीज हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी की सभी डेमोक्रेटिक नहीं है। बट जितने भी ट्रू डेमोक्रेसीज हैं उन सबके पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में लिखा गया था। जो कंट्री थी वो तब इंडिपेंडेंट हुई थी, इंडिपेंडेंस मिली थी तब इंडिया को, और तब उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके बहुत ज़्यादा वॉयलेंस और पेन उस टाइम पे लोगों को सफ़र करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों की जान गई थी उसमें, और जो फ्यूचर ऑफ कंट्री था वो
बहुत ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा था देखने में। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, बट उनका जो गोल था वो क्लियर था कि उन्हें एक यूनाइटेड और डेमोक्रेटिक इंडिया बनाना है। तो जब फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था तो जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ पर एग्री कर लिया था कि सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सभी को फ्रीडम होनी चाहिए और सभी के जो राइट्स है वो सबको इक्वल मिलने चाहिए। तो उन्होंने ये जो चीज़ थी वो ब्रिटिश लॉ से सीखी थी और जो भी गवर्नमेंट बॉडीज काम करती हैं उनसे उन्होंने ये चीज़ सीखी थी। तो जैसे लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे थे जिसमें एक कैसे जो फ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन सकता है या फिर वो कैसा दिखेगा एक फ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसमें 299 इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था और 1946 में इसकी लिखने की शुरुआत हुई थी और ऑलमोस्ट 3 इयर्स उसको लिखने में लग गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था और इम्प्लीमेंट कब हुआ वो 26 जनवरी 1950, जिस डे को हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ध्यान से डिस्कशन के साथ और यूनिटी के साथ लिखा गया है और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी और थॉट्स के साथ लिखा गया है कि अब तक जो इंडियंस है उसको एक्सेप्ट करते हैं इतने सालों बाद भी और उसको फॉलो किया जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हुआ था। तो जो ये वैल्यूज़ हैं इसे प्रियम्बल में भी लिखा गया है। प्रियम्बल क्या एक शॉर्ट पोएम है डेमोक्रेसी और जस्टिस के बारे में। तो जो प्रियम्बल है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट क्या है और हमें हेल्प करता है कि अगर कोई भी लॉ या फिर गवर्नमेंट एक्शंस फेयर हैं या नहीं है उस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए उन चीज़ों को चेक करने के लिए। तो इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब चाहे महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में उनका कोई योगदान नहीं था या उसके पार्ट ऑफ ग्रुप नहीं थे वो, बट उनके जो आइडियाज थे उनसे बहुत लीडर्स ने इंस्पिरेशन ली थी, वो बहुत उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनका एक बहुत बड़ा हाथ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उनके बहुत डिफरेंट व्यूज़ थे कि कैसे-कैसे करके हम जो इनइक्वालिटी है उसको रिमूव कर सकते हैं। और एक जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपने थॉट्स शेयर किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए और कैसे इसको बनाया जाना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ आइडियाज़ पे बेस नहीं था, इस पे रूल्स थे और कैसे-कैसे जो कंट्री है उसको चलाना है उसकी इंस्ट्रक्शंस ये एक्सप्लेन करता था कि लीडर्स जो हैं वो कैसे चूज होने चाहिए, लोगों जो लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट को जो लोगों को रूल करेंगे कंट्री चलाएंगे वो कैसे जो है उन्हें कैसे चूज करना चाहिए। अब उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी और कितनी लिमिट तक उनको पावर होगी और उन्हें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो जो लोगों के इम्पोर्टेंट राइट्स हैं ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, उन्हें पता था कि जो इंडिया है वो टाइम टू टाइम चेंज होगा, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के भी जो रूल्स थे वो बनाए थे कि अगर कोई फ्यूचर में लगता है कि कोई चीज़ ऐड करनी है या किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, तो उसे अपडेट किया जा सकता है थ्रू अमेंडमेंट्स। अब इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उस टाइम से बना है, वो आगे तक भी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फेयर रहेगा, अगर हम उसमें थोड़ा-थोड़ा चेंज कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने इस चीज़ पर भी बात की थी। तो ये पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।